नमस्कार, द सुलेश परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रही होगी। मित्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने रैपिडो सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम लोगों को कुल 1000 प्रश्नों पे काम करना है, उसके अंतर्गत 131 नंबर प्रश्न तक काम कर लिया हुआ था। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से संविधानवाद की आवश्यक शर्त नहीं है। संविधानवाद की आवश्यक शर्त नहीं है। संविधानवाद की आवश्यक शर्त नहीं पूछा जा रहा है। तो संविधानवाद की आवश्यक शर्तों की बात किया जाए तो सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका निश्चित रूप से संविधानवाद की आवश्यक शर्त है। समय समय पे चुनाव होना, निश्चित समय पे समयावधि में नियतकालिक चुनाव निश्चित रूप से, अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होना निश्चित रूप से संविधानवाद की आवश्यक शर्तों में शामिल है। आवश्यक शर्त जो नहीं है वह है नौकरशाही। ठीक है, तो सही विकल्प इस प्रश्न का होगा कि संविधानवाद की आवश्यक शर्त नहीं है, सी विकल्प नौकरशाही। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जॉन लॉक या हर्बर्ट स्पेंसर? तो आसान सा प्रश्न है। आप सारे लोग जानते हैं कि जब हम लोग उदारवाद के जनक की बात करते हैं तो तुरंत ही दिमाग में उत्तर निकल करके आता है जॉन लॉक। सही विकल्प क्या हो जाएगा? उदारवाद का जनक जॉन लॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में, न्याय की बात हो रही है, कौन दक्षता के सिद्धांत का तो प्रतिपादन करता है किंतु पुरस्कार के सिद्धांत का नहीं? ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है कि दक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है किंतु पुरस्कार के सिद्धांत का नहीं। दक्षता मतलब योग्यता, सीधे सीधे यहां पर योग्यता कहा जा सकता है। योग्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन, आप सबको याद होगा जॉन रॉल्स का नाम, योग्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है किंतु पुरस्कार के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता। तो याद रखना है, सही विकल्प क्या हो जाएगा? जॉन रॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लेनिन के क्रांति संबंधी विचारों से सुमेलित नहीं है। लेनिन के क्रांति संबंधी विचारों से सुमेलित नहीं है। नेतृत्व के बिना क्रांति चिरस्थायी नहीं रह सकती। क्रांति के लिए व्यावसायिक क्रांतिकारी होना जरूरी है। सी, केवल मजदूर वर्ग ही क्रांति के लिए सक्षम है। डी, लोगों का समूह जो स्वाभाविक रूप से संघर्ष की ओर खींचा आता है आंदोलन का आधार बनता है। लेनिन के क्रांति संबंधी विचारों से सुमेलित क्या क्या है वह देखते हैं पहले। तो इसमें जो पहला विकल्प लिखा हुआ है कि लेनिन के विचारों से जो सुमेलित है, पहले उसकी बात कर रहे हैं। नेतृत्व के बिना क्रांति चिरस्थायी नहीं रह सकती, लेनिन का यह मानना है। ठीक है, क्रांति के लिए व्यावसायिक क्रांतिकारी जरूरी है, अर्थात क्रांति जिनका जीवन यापन है, उस संदर्भ में लिखा जा रहा है कि व्यावसायिक क्रांतिकारी, क्रांतिकारी कैसा? व्यावसायिक रूप से क्रांतिकारी हो। तो क्रांति के लिए ऐसे व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक है, जो डी लिखा हुआ है कि लोगों का समूह जो स्वाभाविक रूप से संघर्ष की ओर खींचा आता है आंदोलन का आधार बनता है, लेनिन के विचारों से संबंधित यह भी है। ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। तो भाई क्या सुमेलित नहीं है? तो यह जो सी विकल्प दिखाई दे रहा है ना, केवल मजदूर वर्ग ही क्रांति के लिए सक्षम है, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, इन तीन बातों को निश्चित रूप से याद रखिएगा, लेनिन के क्रांति संबंधी विचारों से जो सुमेलित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। लिखा हुआ है 136 नंबर, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? राज्य का वर्ग सिद्धांत, आसान सा प्रश्न है। वर्ग विशेष की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो तुरंत ही दिमाग में मार्क्स का नाम आता है। तो राज्य का वर्ग सिद्धांत मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक राज्य में सर्वोच्च शक्ति
एक राज्य में सर्वोच्च शक्ति एक नहीं दो होती है, एक सरकार की और दूसरी जनता की। कौन इस विचार को प्रकट करता है? क्या हॉब्स के द्वारा या लॉक के द्वारा या रूसो के द्वारा या मिल के द्वारा? सर्वोच्च शक्ति की बात कर रहा है, सरकार की सर्वोच्च शक्ति, आम जनता के पास भी सर्वोच्च शक्ति। क्या हॉब्स इस प्रकार की बात करता है? उत्तर है नहीं। कौन करता है? आपको याद होगा, लॉक इस प्रकार की बात करता है। नहीं, कौन? जॉन लॉक का विचार इस प्रकार का है कि राज्य में सर्वोच्च शक्ति दो लोगों के हाथ में है, सरकार के हाथ में और दूसरी जनता के हाथ में। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि जे.एस. मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी के रूप में किसने संबोधित किया हुआ है? जे.एस. मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी कौन कह रहा है? अर्नेस्ट मार्कर नहीं कह रहे हैं, मलफोर्ड क्यू सिबली नहीं कह रहे हैं, डब्ल्यू.टी. जोन्स नहीं कह रहे हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी.एल. वेपर। ये वेपर है, वेपर, ठीक है, सी.एल. वेपर, वेपर, ठीक है। वेपर के द्वारा यह बात कही जा रही है जे.एस. मिल के संदर्भ में, असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी। असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी किसे? जे.एस. मिल को। किसने कहा? सी.एल. वेपर के द्वारा कहा गया है। 139 नंबर लिखा हुआ है, मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से कौन से विचार को ग्रहण किया था? फ्रांसीसी क्रांति से कौन से विचार को ग्रहण किया हुआ है? द्वंद्ववाद का विचार, वर्ग संघर्ष का विचार, भारी परिवर्तन का विचार, उत्पादन के प्राकृतिक नियमों का विचार। कितना अच्छा प्रश्न लिखा हुआ है। मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांति से कौन से विचार ग्रहण किया है? तो भाई ये द्वंद्ववाद का जो विचार है अपने गुरु से नहीं, हेगल से इन्होंने सीखा हुआ है। वर्ग संघर्ष भी वहीं से निकल करके आता है। यह जो सी विकल्प दिया हुआ है, यह जो सी विकल्प दिया हुआ है, भारी परिवर्तन का विचार, क्रांति के जरिए भारी परिवर्तन किया जा सकता है, आमूल चूल परिवर्तन किया जा सकता है। फ्रांसीसी क्रांति से यह प्रेरणा ग्रहण किया हुआ है कार्ल मार्क्स ने। 140 की बात करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यपरक दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान कौन है? राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यपरक दृष्टिकोण, राजनीतिक सिद्धांत का मूल्यपरक दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान कौन है? रॉबर्ट डहल, कैटलीन टॉकविले और चौथा अर्थात बी लिखा हुआ है, लियो स्ट्रॉस। क्या हो जाएगा? तो राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यपरक दृष्टिकोण की जब बात आती है तो याद रखना है कौन हो जाएगा? लियो स्ट्रॉस हो जाएगा। कौन? लियो स्ट्रॉस, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यपरक दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान लियो स्ट्रॉस है। 141 नंबर लिखा हुआ है, राजनीतिक शास्त्र को एक उपचारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया है? राजनीति शास्त्र को, राजनीतिक विज्ञान को एक उपचारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया है? किर्कपैट्रिक ने, अल्फ्रेड कोबान ने, रॉबर्ट डहल ने, हेराल्ड लॉसवेल ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शायद आपको जानकारी न हो, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हेराल्ड लॉसवेल ने। मैंने पहले भी कहा हुआ था, फिर कह रहा हूं कि जिन प्रश्नों के उत्तर न पता रहा करें, कहीं ना कहीं कॉपी में एक लाइन में वो सारे वन लाइनर फॉर्मेट में नोट अवश्य किया करें, ठीक है। सब कुछ एक जगह इकट्ठा करने की आदत डालें। जब एक जगह सारी की सारी चीजें रहेंगी ना, तो परीक्षा के एक महीने पहले बहुत आसानी से आंख के सामने से एक बार गुजारा जा सकता है। अन्यथा लास्ट टाइम में आप क्या करेंगे? कुछ चीजें यहाँ पे बिखरी हुई हैं, कुछ चीजें वहां पे नोट किया हुआ है, सब कुछ अव्यवस्थित रहेगा, हैरान परेशान हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। और सारी की सारी चीजें एक जगह एक नोटबुक पे अगर रहती है ना, तो सब कुछ बहुत आसान। मैंने हमेशा कहा हुआ है कि रास्ते को हमेशा आसान बनाना है, ठीक है। रास्ता जितना आसान होगा, चलना उतना ही आसान होता जाएगा। चलें, 142 नंबर लिखा हुआ है, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के लिए इन तीनों अधिकारों को स्वीकार करने वाली विचारधारा नहीं है। व्यक्ति के यह तीन अधिकार
कौन नहीं स्वीकार कर रहा है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। क्लासिकल उदारवाद, उपयोगितावाद, नव उदारवाद, मार्क्सवाद। कौन होगा? कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के 3 अधिकार हैं। इन चारों में से कौन है जो इसको स्वीकार नहीं करता है? उत्तर है डी, मार्क्सवाद है जो यह विचारधारा स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, 143 की बात करेंगे। लिखा हुआ है 44वें संविधान संशोधन के पश्चात कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताएंगे जरा। 44वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आसान सा प्रश्न है, सबको उत्तर पता भी होगा। क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। नहीं, आगे बढ़े, चलें। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप सबको पता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलें, 145 नंबर लिखा हुआ है कि अरस्तू के अनुसार नागरिकता का आधार है। नागरिकता का आधार है, क्या आधार है? अधिवास, अवकाश, आयु और शिक्षा। अरस्तू के अनुसार नागरिकता का आधार क्या है? जल्दी उत्तर करें। अधिवास, आयु, शिक्षा और अवकाश। नागरिकता का आधार क्या हो जाएगा? नागरिकता का आधार विकल्प अवकाश होगा। क्लियर है? चले, अगला प्रश्न लिखा हुआ है 146 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नांकित में से किस समाजवादी विचारक ने प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन किया है? प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन किया है कोई समाजवादी? चारों समाजवादी विचारक ही हैं। प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन किया है। तो प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थक शुरुआती समाजवादी विचारक हैं रॉबर्ट ओवन। इन्होंने समर्थन किया हुआ है। प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन किसने किया है? रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया है। ठीक है, चले, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, मैकियावेली ने हॉब्स के समान राजनैतिक निरंकुशता का सिद्धांत विकसित नहीं किया। मैकियावेली ने हॉब्स के समान राजनैतिक निरंकुशता का सिद्धांत विकसित नहीं किया। यह विचार किसने दिया है? तो यह विचार बार्कन ने नहीं दिया हुआ है, क्रॉसमैन ने नहीं दिया हुआ है, सेबाइन या फोस्टर में से किसी ने। तो मैकियावेली ने हॉब्स के समान राजनैतिक निरंकुशता का सिद्धांत विकसित नहीं किया। यह बात कौन कह रहा है? सेबाइन का यह विचार है, सेबाइन का यह कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है 148 नंबर, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो आपको सीधे सीधे 91वें संविधान संशोधन याद होंगे, नहीं, जिसमें कहा गया है कि 15% से अधिक यह नहीं होगा। नहीं, चलें, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, 1/12 सदस्यों का, विधान परिषद के संदर्भ में बात हो रही है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित हो। ठीक है, स्नातकों से गठित हो। दूसरा लिखा हुआ है 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से
जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक इस निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? उस राज्य के निवास करने वाले 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, एक ऐसा निर्वाचक मंडल। और ऊपर 1 नंबर में लिखा हुआ था, निर्वाचक मंडल में कौन से? किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक से गठित। ठीक है, तो 1/12 सदस्य कहां से? स्नातकों से। और 1/12 सदस्य कहां से? माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से गठित जो निर्वाचक मंडल होता है वहां से चुने जाते हैं। कौन सा सही विकल्प होगा? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, वह डी विकल्प सही होगा, अर्थात दोनों ही बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। ठीक है, चले अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत क्या हो जाएगा? पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम कौन करेगा? राज्य। दिवालियापन और शोध अक्षमता कहां पे आएगा? समवर्ती वन समवर्ती। शेयर बाजार और वायदा बाजार ये कहां पे आएगा? तो यह संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार और वायदा बाजार ये संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, चले अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है? 2015 में एक संशोधन किया गया जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में कोई संशोधन जोड़ा गया 2015 में। वह कौन सा संशोधन था? पहला देखते हैं, आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना, मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना। तीसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना। चौथा, किसी सम्मानित और दिवंगत अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भावना को बढ़ावा देना। ये 4 बातें लिखी हुई हैं और पूछा जा रहा है कि 2015 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण जो अधिनियम है उसमें कुछ संशोधन किए गए। उन संशोधनों में क्या पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर ये सारी बातें जोड़ी गई हैं या इनमें से कौन सी बातें जोड़ी गई हैं? तो याद रखिए कि इनमें से यह जो चारों की चारों बातें हैं ना, ये चारों की चारों बातें जोड़ी गई हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत यह चारों की चारों बातें जोड़ी गई हैं। चले 152 नंबर लिखा हुआ है, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा सही है यह पूछा जा रहा है। पहला विकल्प लिखा हुआ है, राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। ठीक है, अंतिम निर्णय कौन ले सकता है? संसद ही ले सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जल्दी से उत्तर बताएंगे। आसान सा प्रश्न है, इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न पूछा हुआ था कि किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में, राज्य का नाम परिवर्तन किया जा रहा है उस संदर्भ में कि राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है, अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ही ऐसा विधेयक सदन में लाया जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह सी विकल्प सही होगा, अर्थात दोनों की दोनों बातें ही बिल्कुल सही लिखी हुई है। नहीं,
आगे बात को ले चले। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा हुआ है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। दूसरा, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। तीसरा, राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में ये तमाम सारी बातें पूछी जा रही हैं। कौन सा सही है? संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई हो। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। ठीक है, पहला विकल्प ठीक जा रहा है। यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में बिल्कुल बात सही दिखाई दे रहा है। तीसरा, राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है। राज्य विधायिका नहीं, ये तीसरा विकल्प गलत दिया हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भाई इसमें डी विकल्प जो दिया हुआ है ना, 1 और 2, वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा, 1 और 2। अगले प्रश्न पे आएंगे। लिखा हुआ है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? भाई ग्राम पंचायत आ गया, सीधे सीधे आंख मूंद करके उत्तर किया जा सकता है, अनुच्छेद 40। नहीं, चलें, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, संविधान सभा से जुड़ा निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार से लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक हमें जाना है। पहला लिखा हुआ है, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। प्रस्ताव लाया नहीं जा रहा है, अंगीकृत, स्वीकार किया जाना। राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। क्या हो जाएगा? मुझे लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर ए विकल्प होगा। बिल्कुल, ये सब क्रम से दिया हुआ है। नहीं, ए विकल्प बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का। डेट न याद हो, एक बार चेक कर लीजिएगा अपना। चलें, 146 की बात कर रहे हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। नहीं, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम कितने लोगों के द्वारा समर्थित हो। क्या हो जाएगा? तो उपस्थित और मत देने वालों में 2/3 बहुमत अगर समर्थन हो तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। नहीं, 2/3 उपस्थित और मत देने वालों के। चले, 147 नंबर लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आसान सा प्रश्न है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का जो राज्यपाल है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, चले, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं?
भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख, भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो भाई कैबिनेट सचिव जो होता है, कैबिनेट सचिव, वही भारतीय सेवा का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, सबसे बड़े पद वाला अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव अर्थात मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, 149 नंबर की बात करते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकों के, ये के होगा, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान से पढ़ें। ए विकल्प लिखा हुआ है, जिन विचारों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया उन्हें संजोना, अनुसरण करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, समस्त वैयक्तिक और सामूहिक गतिविधि में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और इसके आदर्श और प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो भाई जिन विचारों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया उन्हें संजोना और अनुकरण करना है, समस्त वैयक्तिक और सामूहिक गतिविधि में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, यह है। कौन सा नहीं है? यह जो बी विकल्प दिया हुआ है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, यह हमारे मौलिक कर्तव्य में, संविधान में शामिल नहीं। ठीक है, चले अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? विधायकों की संख्या की दृष्टि से कौन सा होगा उत्तर? सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, पुदुचेरी नहीं। चलें अगला प्रश्न लिखा हुआ है, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती, उसके प्रशासन का दायित्व तो किसका होता है? उपराज्यपाल का, निकटतम राज्य की सरकार का, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का। तो जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती, उसके प्रशासन का दायित्व तो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास होती है। अगले प्रश्न पे लिखा हुआ है, भारत में निर्वाचक नामावली के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? निर्वाचक नामावली को सामान्यतः प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है ताकि उन सभी लोगों के नाम जोड़े जा सकें जिनकी आयु उस साल 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी हो, या फिर वे लोग जो उस चुनाव क्षेत्र में स्थानांतरित हुए हों तथा उनके नाम हटाने के लिए जिनकी मृत्यु हो गई हो या उस क्षेत्र से बाहर चले गए हों। कब? 1 जनवरी को। क्लियर है बात? और प्रतिवर्ष संशोधित। दूसरा, निर्वाचक नामावली का अद्यतीकरण केवल चुनाव प्रचार के दौरान रोक दिया जाता है जब प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न घोषित कर दिया जाता है। कौन सा वक्तव्य सही है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं और सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं विदेश सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं, कौन हो जाएगा? गृह सचिव। नहीं पता होगा, याद करिए, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, अगर अंतरराष्ट्रीय रहता तो विदेश सचिव वहां पे शामिल रहते, लेकिन लिखा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, सही उत्तर होगा केवल और केवल 2, ठीक है। 154 की बात करेंगे। लिखा हुआ है इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? समवर्ती सूची के अंतर्गत है। ये प्रकाश सरोग नहीं, ये होगा प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस। बी, कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। सी, डाकघर बचत बैंक। और डी, भारत में स्थित तीर्थ स्थल होगा। ये तीर्थ स्थल है, ठीक है, तीर्थ स्थल समवर्ती सूची के अंतर्गत है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो इसमें जो बी विकल्प दिया हुआ है, कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होना, यह समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। चले एक प्रश्न और देखते हैं। लिखा हुआ है कि संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति, संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र यहां कुछ छूटा हुआ है, देखते हैं क्या है। एक स्वतंत्र द्वारा तय की जाती है, जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं जिनकी जनसंख्या कमोबेश समान हो तथा यह भौगोलिक अवस्था और राज्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अनुकूल हो। फिर से, संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र निकाय, यहां पे या तो डैश ये डॉट डॉट कर सकते हैं या एक स्वतंत्र निकाय कर सकते हैं, द्वारा तय की जाती है। यहाँ पे जो डॉट डॉट हो इन्हीं चारों में से उसे फिलअप करना है। तय की जाती है जिसका उद्देश्य यह है, संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति। तो भाई कौन सा विकल्प सही होगा? संसदीय चुनाव क्षेत्र की बात आए आकार आकृति की, तो आंख मूंद करके परिसीमन आयोग को टिक कर देना है, ठीक है। चले, तो ये कुल 155 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कल यहां से आगे बढ़ेंगे और कल हम लोग कुल 200 प्रश्न तक, अर्थात कुल 45 प्रश्न के माध्यम से कल हम लोग 200 नंबर प्रश्न को टच कर जाएंगे। यह प्रक्रिया लगातार हमारी जारी रहेगी जब तक हम लोग 1000 प्रश्न सॉल्व न कर जाएं। रैपिडो सीरीज के अंतर्गत पूरा प्रयास यह किया जा रहा है कि टीजीटी के अंतर्गत, जीआईसी एलटी ग्रेड के अंतर्गत, पीएचडी के अंतर्गत, मुख्य रूप से टीजीटी एलटी ग्रेड के संदर्भ में, कि जो सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में जिस रूप में पूछे आते हैं, हूबहू वैसे ही प्रश्न आपके सामने उपस्थित किया जाए। और निश्चित रूप से हम लोग बिल्कुल सफल हो रहे हैं इस काम में। इस सीरीज के माध्यम से, रैपिडो सीरीज के अंतर्गत कुल 1000 प्रश्न, उसके बाद अलग अलग रूप प्रारूप में यह प्रश्नोत्तर भी जारी रहेगा। और फिलहाल अभी आप देख रहे हैं विचारकों, थिंकर्स वाले पोर्शन पे भी हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा वो पोर्शन है नहीं, 10 दिन लगातार होगा, सारे के सारे थिंकर्स कंप्लीट हो जाएंगे वन लाइनर फॉर्म में। तो यह लगातार हमारी प्रक्रिया जारी रहेगी। अपने कमेंट निश्चित रूप से लिखा करें, ठीक है। और जो भी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको न पता हो, नए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं उनको एक कॉपी में अवश्य नोट किया करें। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सारी की सारी चीजें एक जगह, एक नोटबुक पर आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलें, इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं फिर। धन्यवाद।